नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जमीनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। गांव का प्रशासन, मतलब ये सिस्टम चलता कैसे है, रोज की जिंदगी में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं या फिर जमीन जैसे बड़े मसले, इनमें कौन देखता है, क्या होता है। हाँ, ये जानना बड़ा जरूरी है। हमारी आज की ये चर्चा एक बहुत दिलचस्प सोर्स पर आधारित है। ये कक्षा 6 की एक किताब है जिसमें कहानी के जरिए मोहन और रघु नाम के दो किसानों की कहानी से समझाया गया है कि गांव में पुलिस, पटवारी, तहसीलदार ये सब क्या करते हैं। कहानी से समझना आसान हो जाता है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस कहानी को पकड़कर समझें कि गांव में ये लोकल गवर्नेंस की मशीनरी कैसे काम करती है, और ये जानना हम सबके लिए क्यों जरूरी हो सकता है, चाहे हम गांव में रहते हों या शहर में। सही बात है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मोहन और रघु दो किसान हैं, खेत अगल बगल। उनके बीच में एक मेड़ है, मतलब बाउंड्री। एक सुबह मोहन क्या देखता है कि रघु ने चालाकी से वो मेड़ थोड़ी खिसका दी है और उसकी जमीन थोड़ी सी अपने खेत में मिला ली है। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, मोहन को गुस्सा तो आया, पर वो थोड़ा हिचकिचाया भी, हम्म। क्योंकि रघु का परिवार गांव में थोड़ा प्रभावशाली था। उसके ताऊ सरपंच थे। अच्छा, ताऊ सरपंच थे, फिर तो मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ, यहीं से बात उलझती है। और देखिए, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये असलियत है। ग्रामीण भारत में जमीन से जुड़े झगड़े, मेड़ के, रास्ते के, पानी के, ये बहुत आम है। हाँ, सुना है, काफी होते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इन रोज की दिक्कतों को सुलझाने के लिए ग्राउंड लेवल पर कौन से अधिकारी हैं, क्या तरीके हैं, और ये सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, शहर वालों के लिए भी जानना जरूरी है, अगर वो समझना चाहते हैं कि देश का इतना बड़ा हिस्सा फंक्शन कैसे करता है। बिल्कुल सही कहा। तो कहानी में आगे क्या होता है? मोहन थोड़ी हिम्मत जुटाता है, रघु से बात करने जाता है, लेकिन बात बढ़ जाती है, बहस होती है, और रघु और उसका एक मजदूर मिलके मोहन को पीट देते हैं। अरे बाप रे, मारपीट तक पहुंच गई बात। हाँ, शोर हुआ तो पड़ोसी आए, उन्होंने बीच बचाव किया। मोहन को चोटें भी आईं। पड़ोसियों ने मरहम पट्टी की और सलाह दी कि भाई पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। पर कुछ लोग झिझक भी रहे थे, कह रहे थे कि यार थाने कचहरी के चक्कर में पैसा भी जाएगा, वक्त भी बर्बाद होगा, रहने दो। ये भी एक आम धारणा है कि सिस्टम में उलझो मत। सही। काफी बहस हुई, फिर तय हुआ कि जिन पड़ोसियों ने मारपीट देखी थी वो गवाह बनेंगे। अच्छा। और मोहन के साथ स्थानीय पुलिस थाने चलेंगे। ये स्थानीय शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। रास्ते में किसी ने कहा भी कि चलो शहर के बड़े थाने चलते हैं। हाँ। पर मोहन ने कहा नहीं, शिकायत वहीं दर्ज होगी जिसके कार्य क्षेत्र में ये घटना हुई है। बिल्कुल सही। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है ना। हाँ, एक तय इलाका, और उसी इलाके में अगर कोई चोरी हो, मारपीट हो, एक्सीडेंट हो, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करना और जांच करना उसी थाने की जिम्मेदारी है। ये कार्यक्षेत्र मतलब ज्यूरिसडिक्शन, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत थाने चले गए तो वो आपकी शिकायत नहीं लेंगे। हाँ, वो कहेंगे कि भाई ये हमारे इलाके का मामला नहीं है, आप फलाने थाने जाइए। और इसमें बेवजह की भागदौड़ होती है, समय खराब होता है। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो न्याय तक पहुंच को या तो आसान बनाती हैं या मुश्किल। सही कहा। तो मोहन और गवाह पहुंचे थाने। अब थाने का अनुभव भी सीखने वाला है। अच्छा, क्या हुआ वहां? मोहन ने लिखित में शिकायत दी, पर थानेदार साहब जो थाने के इंचार्ज होते हैं, उन्होंने पहले तो टालम टोल की। अरे कुछ नहीं है, आपस में सुलझा लो, टाइप का रवैया। ये भी होता है। लेकिन जैसे ही मोहन के साथ आए गवाहों ने सामने आकर कहा कि हाँ जी, हमने अपनी आंखों से देखा है मारपीट होते हुए, तो थानेदार का रवैया बदला। अच्छा, गवाहों की वजह से? हाँ, फिर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की और कहा कि ठीक है, कल हवलदार को भेजेंगे जांच के लिए। देखिए, इस पूरे किस्से में कितनी बारीकियां हैं। एक तो लिखित शिकायत देना जरूरी है। हाँ। दूसरा, गवाहों का साथ होना कितना फर्क डालता है, आपकी बात को वजन मिलता है। सही। और तीसरा, थानेदार का वो शुरुआती रवैया, वो दिखाता है कि कई बार सिस्टम पर थोड़ा दबाव बनाना पड़ता है, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये अपने नागरिक अधिकारों को इस्तेमाल करने का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। बहुत सही। तो पुलिस ने मारपीट का मामला तो लिख लिया, लेकिन झगड़े की असली जड़ क्या थी? वो खिसकाई भी मेड़। हाँ, वो जमीन का मसला। उसका क्या? उसमें पुलिस क्या करेगी? यहीं पर पुलिस का रोल खत्म हो जाता है ना? बिल्कुल। कानून व्यवस्था देखना पुलिस का काम है, लेकिन जमीन का नाप झोंक, उसका रिकॉर्ड, ये सब पुलिस के दायरे में नहीं आता। तो फिर कौन देखेगा? यही तस्वीर में आता है प्रशासन का एक और अहम हिस्सा, राजस्व विभाग। और खास तौर से पटवारी। पटवारी, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है गांव के संदर्भ में। जी। ये वो कड़ी है जो सीधे जमीन के मालिकाना हक और उसके रिकॉर्ड से जुड़ी है।
तो ये पटवारी होता कौन है? इन्हें कहीं कहीं लेखपाल भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में नाम अलग हो सकते हैं। लेखपाल, कानूनगो, कारनामा अधिकारी, ग्रामीण अधिकारी, पर काम कमोबेश एक जैसा ही होता है। अच्छा। ये वो सरकारी कर्मचारी है जिसके पास एक या कभी-कभी कई गांवों की जमीन का पूरा हिसाब किताब, पूरा लेखा जोखा होता है। तो इनके काम क्या क्या होते हैं? देखिए, काम कई सारे हैं। सबसे पहला और बुनियादी काम है जमीन को नापना। नापना? कैसे? इसके लिए पारंपरिक तरीके भी हैं, जैसे एक लंबी लोहे की जंजीर इस्तेमाल होती है, उसे जरीब कहते हैं। अच्छा, जरीब। हाँ। फिर दूसरा काम है जमीन का रिकॉर्ड रखना, मतलब किस नंबर की जमीन किसकी है, कितनी बड़ी है, उसका मालिक कौन है। ये रिकॉर्ड बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और तीसरा काम है उस जमीन पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, इसका रिकॉर्ड रखना। ये जानकारी सरकार के लिए जरूरी होती है। हाँ, अंदाजा लगाने के लिए कि पैदावार कैसी होगी वगैरह। सही। और चौथा काम, पटवारी ही किसानों से भूमि कर यानी लगान वसूलता है। अच्छा, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन भी इन्हीं के पास है। जी। तो ये सारे रिकॉर्ड सही रखना, अपडेटेड रखना, ये पटवारी की जिम्मेदारी है। और ये रिकॉर्ड सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये तो किसान के लिए उसकी संपत्ति का सबूत है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर ये रिकॉर्ड्स अपडेटेड ना हो, पुराने हों या उनमें कोई हेरफेर हो जाए, तो कितने झगड़े खड़े हो सकते हैं। सही बात है। इसीलिए आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है कि ये सारे लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड हो जाएं। हाँ सुना है मैंने भी। इससे क्या फायदा होगा? पारदर्शिता बढ़ेगी, रिकॉर्ड में हेरफेर करना मुश्किल होगा और किसानों को अपनी जमीन की नकल, मतलब रिकॉर्ड की कॉपी लेना आसान हो जाएगा। वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या तहसील ऑफिस से आसानी से निकलवा सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। अगर हम मोहन और रघु की कहानी पर वापस जाएं, तो पटवारी वहां कैसे मदद कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, बल्कि वही सही तरीका होता। कैसे? अगर मोहन या रघु या दोनों ही पटवारी से संपर्क करते, तो पटवारी क्या करता? वो मौके पर आता, अपनी जरीब से दोनों के खेतों की पैमाइश करता, मतलब नापता। ठीक है। और फिर अपने पास जो गांव का नक्शा और खसरा रजिस्टर है, उससे मिलान करता। अच्छा, ये खसरा क्या होता है? हाँ, ये समझना जरूरी है। पटवारी के पास एक रजिस्टर होता है जिसे खसरा कहते हैं। इसमें गांव के हर खेत का, हर प्लॉट का एक नंबर होता है। ओके। उस नंबर के साथ लिखा होता है कि उसका मालिक कौन है, उसका एरिया कितना है, हेक्टेयर में या बीघा में, उस पर इस साल कौन सी फसल लगी है, अगर खेत में कोई कुआं है, ट्यूबवेल है या कोई और सुविधा है तो वो भी दर्ज होता है। सारी डिटेल होती है उसमें? हाँ, और अगर जमीन बटाई पर दी गई है तो वो जानकारी भी उसमें होती है। और नक्शा? नक्शे में गांव की पूरी जमीन दिखाई जाती है और हर खेत की लोकेशन पता चलती है कि कौन सा खेत कहाँ पर है, किसके बगल में है। तो खसरा और नक्शा मिलकर जमीन की पूरी कुंडली बता देते हैं। समझ गया। तो पटवारी नापकर और इन रिकॉर्ड से मिलाकर बता सकता था कि मेड़ सही जगह पर है या खिसकाई गई है। बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। मारपीट की नौबत ही शायद ना आती, विवाद का एक बड़ा हिस्सा तो वहीं सुलझ जाता। ये तो बहुत अहम दस्तावेज हुए फिर, खसरा और नक्शा। बहुत ज्यादा। और इनकी जरूरत सिर्फ झगड़ा सुलझाने में नहीं पड़ती। और कहाँ? अरे बहुत जगह। किसान को अपनी जमीन बेचनी है या खरीदनी है, बैंक से लोन लेना है, खेती के लिए या किसी और काम के लिए, भाइयों में जमीन का बंटवारा करना है, यहाँ तक कि अगर खेत में कुआं खुदवाना है तो भी इन रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हर किसान का ये हक है कि वो एक मामूली सी फीस देकर अपनी जमीन के इन रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड कॉपी पटवारी से या तहसील ऑफिस से ले सकता है। यानी ये जानकारी पब्लिक है एक तरह से। बिल्कुल, अपने रिकॉर्ड्स पाने का किसान का अधिकार है। तो ये दस्तावेज सिर्फ पहचान ही नहीं बताते, बल्कि गांवों की पूरी आर्थिक गतिविधियों की बुनियाद भी हैं। एकदम सही। सोचिए, अगर रिकॉर्ड साफ सुथरे और अपडेटेड हो तो कितना कुछ आसान हो जाता है। लोन मिलना आसान, जमीन की खरीद फरोख्त आसान। एक तरह से गांव की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देते हैं। अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो तो ना किसान लोन ले पाता है ठीक से, ना कोई इन्वेस्टर गांव में पैसा लगाना चाहेगा। तो सही रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने पुलिस को समझ लिया, पटवारी को समझ लिया। अब इस कड़ी में एक और नाम आता है, तहसीलदार। ये कौन होते हैं, पटवारी से ऊपर? हाँ बिल्कुल। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है। जिले का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कहलाता है। हाँ। जिले को फिर छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है,
जिन्हें तहसील या तालुका कहते हैं। अच्छा। उस तहसील लेवल पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, जो इंचार्ज होता है, वो तहसीलदार कहलाता है। ओके, तो ये पटवारियों के बॉस हुए एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। तहसीलदार का एक मुख्य काम यही है कि वो अपने अंडर काम करने वाले सभी पटवारियों के काम की निगरानी करे, सुपरवाइज करे। क्या सुपरवाइज करते हैं? यही कि पटवारी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, जमीन के रिकॉर्ड सही तरह से मेंटेन हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, भूमि कर यानी लगान समय पर वसूला जा रहा है या नहीं, ये सब देखना तहसीलदार का काम है। मतलब वो ये पक्का करते हैं कि नीचे का सिस्टम ठीक चले। बिल्कुल। इसके अलावा जमीन से जुड़े जो विवाद होते हैं, जो शायद पटवारी के लेवल पर नहीं सुलझ पाते, उनकी सुनवाई तहसीलदार के ऑफिस में होती है। अच्छा, तो ये झगड़े भी सुनते हैं? हाँ, जमीन से जुड़े मामले। और एक और बहुत जरूरी काम है इनका, सर्टिफिकेट जारी करना। सर्टिफिकेट? जैसे स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है एडमिशन या स्कॉलरशिप के लिए, या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये जरूरी प्रमाण पत्र तहसीलदार ऑफिस से ही जारी होते हैं। ओह, ये तो बहुत सारे काम हो गए। हाँ, तो तहसीलदार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ वो सुपरवाइजर और मैनेजर हैं, दूसरी तरफ वो सेमी जुडिशियल रोल में डिस्प्यूट भी सुलझा रहे हैं और सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हैं। मतलब ये पक्का करते हैं कि नीचे की मशीनरी ठीक से काम करे और लोगों को एक अगला लेवल मिले अपनी बात रखने का। बिल्कुल, ये सिस्टम को जवाबदेह बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब जमीन की बात चली रही है तो एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं। स्रोत सामग्री में इसका भी जिक्र है, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले तो अक्सर यही होता था, और शायद कई जगह अभी भी होता हो, कि पिता की जमीन सिर्फ बेटों को मिलती थी, बेटियों का उसमें हिस्सा नहीं माना जाता था। हाँ, ये एक लंबे समय तक हमारे समाज की और कानून की भी सच्चाई रही है। इसके बहुत गहरे सामाजिक और आर्थिक परिणाम हुए हैं महिलाओं के लिए। उन्हें परिवार की सबसे अहम संपत्ति से अलग रखा गया। लेकिन अब कानून बदल गया है। जी हाँ, नया कानून है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में संशोधन हुआ था। उसके तहत अब हिंदू परिवारों में पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति में बेटों, बेटियों और उनकी माँ यानी पत्नी का बराबर का हक होता है। बराबर का मतलब जितना बेटे का उतना ही बेटी का और माँ का। बिल्कुल। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है, सुधा नाम की महिला का। उसके पिता की मृत्यु के बाद वो अपनी माँ के साथ पटवारी के पास जाती है। और कहती है कि पिता की जमीन के रिकॉर्ड में माँ के साथ साथ उसका और उसकी बहन का नाम भी बराबर के हिस्सेदार के तौर पर दर्ज किया जाए। और पटवारी को ये करना पड़ेगा? हाँ, कानून के हिसाब से करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ कागजी बदलाव नहीं है। जरा सोचिए इसका असर कितना गहरा है जब आधी आबादी को जमीन जैसी परमानेंट संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलता है। हाँ। तो ये गांव की पूरी आर्थिक और सामाजिक बनावट को बदल सकता है। ये सिर्फ बराबरी की बात नहीं है, ये महिलाओं के हाथ में आर्थिक शक्ति देता है। सही। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होती है, उनकी मोल भाव की शक्ति बढ़ती है, चाहे वो परिवार के अंदर हो या बाहर। ये एक क्रांतिकारी कदम है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। वाकई ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो हमने पुलिस, पटवारी, तहसीलदार और ये नया कानून इनको समझा। ये तो प्रशासन के मुख्य हिस्से हो गए जी। लेकिन गांव की जिंदगी तो और भी चीजों पर निर्भर करती है ना? स्रोत में कुछ और सेवाओं का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, गांव में और भी बहुत सी जरूरी सेवाएं होती हैं। जैसे कि राशन की दुकान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली। हाँ, जहाँ से गरीब परिवारों को सस्ता अनाज, मिट्टी का तेल मिलता है। और दूध उत्पादक सहकारी समिति यानी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ किसान अपना दूध बेचकर कुछ कमाई कर सकते हैं। बैंक की ब्रांच भी होती है कई गांव में। बिल्कुल, बैंक। फिर आंगनवाड़ी केंद्र जो छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखते हैं। सरकारी स्कूल। हाँ, सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र या छोटा सरकारी अस्पताल, ये सब मिलकर ही तो गांव की लाइफ चलती है। एकदम। और इन सभी सेवाओं का ठीक से काम करना उतना ही जरूरी है जितना पुलिस या पटवारी का। सही बात है। सोचिए, अगर राशन की दुकान टाइम पर न खुले या उसमें खराब अनाज मिले या अस्पताल में डॉक्टर ही न मिले, हाँ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। इन सेवाओं की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर और उनके विकास पर सीधा असर डालती हैं। स्रोत में कुछ सुधारों के सुझाव भी दिए गए हैं। जैसे रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हों, राशन कार्ड जल्दी बने, शिकायतें आसानी से दर्ज हो सकें। ये सब इसीलिए ताकि ये सेवाएं आम आदमी तक बेहतर तरीके से पहुंचे।
तो ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं गांव का। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है इकोसिस्टम। कानून व्यवस्था, जमीन के रिकॉर्ड, आर्थिक मौके, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज की जरूरतें, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी कड़ी कमजोर हो तो असर सब पे पड़ता है। बिल्कुल। गांव का सही विकास तभी हो सकता है जब ये सारे पहिए ठीक से और एक साथ घूमें। तो चलिए आज की इस बातचीत की खास बातों को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हाँ, हमने देखा पुलिस का काम है कानून व्यवस्था देखना, जांच करना अपने इलाके में। जी। पटवारी का काम है जमीन नापना, रिकॉर्ड रखना, लगान वसूलना, फसलों की जानकारी रखना। सही तरी करते हैं। बिल्कुल। और हमने इस अहम कानूनी बदलाव को समझा जो बेटियों को पिता की जमीन में बराबर का हक देता है। ये सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं, सामाजिक और आर्थिक बराबरी की तरफ एक बड़ा कदम है। हाँ, बहुत जरूरी। निचोड़ ये है कि अगर हमें अपने आसपास के इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की थोड़ी भी जानकारी हो तो हम ना सिर्फ अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही जगह मदद भी मांग सकते हैं। जानकारी ही ताकत है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो गांव के प्रशासन की इस परत दर पड़ताल को अब यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये बातचीत आप सबके लिए जानकारी भरी और फायदेमंद रही होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने बात की गांव की फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की। पर क्या कभी सोचा है कि गांव में जो अनौपचारिक सत्ता के केंद्र होते हैं, जैसे पुरानी जातीय पंचायतें, गांव के दबंग लोग या कोई धार्मिक नेता, वो इनफॉर्मल सिस्टम के काम को कैसे प्रभावित करते होंगे? क्या वो हमेशा मदद करते हैं या कभी-कभी न्याय के रास्ते में रुकावट भी बन जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।